अब डेल्टा में एक पॉइंट जो हमें समझना जरूरी है कि डेल्टा इतना गहरा स्टेट है कि हमारा जो जीव है वो हमारे आत्मा को मिलने जाता है। जब जागृत है तब हमारा जीव अलग रहता है और आत्मा तो अपनी जगह पर रहता है। आत्मा दिन में जो है वो हार्ट में रहता है और रात को जो है वो ब्रेन में रहता है, जो वहाँ बिंदु चक्र है। तो रात को हमेशा वो शिफ्ट हो जाता है, दिन में हार्ट में, रात को बिंदु के अंदर चला जाता है। अब रात को ये जो है जीव है वो आत्मा को मिलने जाता है, क्योंकि जीव को एनर्जी चाहिए और एनर्जी आत्मा को मिलने पर ही मिल सकती है। तो रात जब गहरी नींद एकदम आएगी डेल्टा में, तो डेल्टा में ही जीव जो है वो शिव को मिलने जा सकता है। अब जो लोग पाली में काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं, मतलब वो लोग शायद ही डेल्टा की स्थिति में जाते हैं, क्योंकि दिन में सोते हैं तो दिन में डेल्टा बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों के हमेशा जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं उनके अंदर कुछ आप देखोगे बॉडी माइंड के अंदर डेफिशिएंसी कुछ ना कुछ उनके अंदर रहती है, क्योंकि डेल्टा एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ हमारा जीव जाके शिव से मिलता है, दोनों का मिलन होता है, वहाँ से वो एनर्जी लाता है और जीव फिर अपना बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर उसको स्प्रेड करता है। तो ये डेल्टा का स्टेट आध्यात्मिक रूप में भी इम्पोर्टेंट है और हमारा सर्वाइवल के लिए भी, हमारा एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए रात को जो लोग, अबे आजकल क्या हो गया, मोबाइल आ गया, इसलिए 12 बजना तो जैसे कॉमन हो गया। 12 बजे से पहले तो कोई जैसे सोता ही नहीं है। अब जितना लेट सोओगे इतनी आपकी ये साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी और आप डेल्टा में जा नहीं पाओगे। तो इसलिए तावड़िया जी ने 11 से 5 में सोने के लिए खास इंसिस्ट किया कि लेटेस्ट आप 11 बजे सो ही जाओ, नींद आए ना आए 11 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ, क्योंकि उसके अंदर वो साइकिल के अंदर ही ये जो है वो डेल्टा में हम जा पाएंगे और एनर्जी को हम ले पाएंगे। ये पॉइंट आज के लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़माना बदल गया और हम जो सोशल मीडिया में घुस गए हैं उसके कारण ये सबसे बड़ा एक लैकिंग आज हो गया है। नहीं सर, इसमें ऐसा भी एक दूसरा प्रॉब्लम है ना कि आपने मोबाइल की बात बोली, लेकिन कोई लोग ऐसे भी है कि जो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते फिर भी वो बोलते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। वो सवाल नहीं है, आपको 11 बजे बेड के ऊपर पहुंच जाना है, नींद आए ना आए वो सवाल नहीं है। आपको एक हैबिट फॉर्म करनी है। तो 11 बजे एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन तो आएगी धीरे धीरे। ये भूख जैसा है। अब आप रोज 3 बजे खाते हो, कभी 1 बजे खाए तो आपको भूख ही नहीं लगती, पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे करके बॉडी में टाइम क्लॉक है, वो क्लॉक को सेट करना पड़ता है नींद के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो सेट जिस तरह होती है, अब हमने वो क्लॉक को ही डिले कर दिया। पहले लोग 10 बजे सो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 में सोते थे, अब वो क्लॉक को ही हमने डिले कर दिया और 12 बजे से पहले सो जाए। अब क्लॉक इस तरह काम करती है, तो गलती तो हमने की है, फिर नींद नहीं आए उसमें सवाल क्या है। तो आप फिर से वो क्लॉक को सेट करो, 11 बजे सोने का प्रयत्न करो, नींद आए ना आए कोई सवाल नहीं है। तो धीरे धीरे करके क्लॉक फिर से सेट हो जाएगी, तो 11 बजे फिर आना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट खास इम्पोर्टेंट है कि जब डेल्टा में हमारा जीव जो है वो शिव को मिलने जाता है, हमारा आत्मा को मिलने जाता है, और इसीलिए डेल्टा के अंदर अभी जैसे तावड़िया जी ने इसमें तो 15 मिनट का पीरियड बताया है, पर हम 15 मिनट पहुँचते ही नहीं। आप स्मार्ट वॉच का आप अगर अभ्यास करोगे, पहन के कभी रात को सोओगे, तो आप महसूस करोगे कि आप कभी भी 50 के ऊपर जा ही नहीं सकते, 50 तक पहुँचते ही नहीं। पूरी रात की विलास नहीं होती बस। हाँ, पूरी रात की पूरी रात की 1.5 घंटे
जितनी हो जाती है। नहीं होती है 50 मिनट 60 मिनट। नहीं, ये तो साइंस भी कहता है कि मैंने कहा ना कि 8 घंटे का आप स्लीप होते हो तो उसके अंदर 2 घंटे की आपकी डीप स्लीप होती है। अब आप 6 घंटे सोते हो तो उसका प्रोपोर्शन में 1.5 घंटा उसकी कम होगी, बराबर। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि हमें अभी जो हम 50 मिनट तक डेल्टा में पहुंच नहीं सकते, तो 3 स्टेप करते करते आप सोओगे तो आराम से धीरे 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 करके आप डेल्टा में पहुंच पाओगे, और पहुंच तो पाओगे पर लंबे समय तक पहुंच पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। द मिनट ऑफ लाइफ साइलेंटली एक्यूमुलेट लाइक द particles of sand on flowing river and can eventually pile up and just out of the river and in life as a formation of this river। अब नदी का प्रवाह होता है तो जो रेत के कण होते हैं वो धीरे 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 साथ में बह के आते हैं और वो किनारे के ऊपर धीरे 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 इकट्ठा होते जाते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर जो है ये जो डिसीज के लिए जो अंदर जो एक गलत फॉर्मेशन हो गया है वो रेत की तरह धीरे धीरे जो कारण है उसके वो कारण रेत की तरह धीरे 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 इकट्ठे होते हैं और वो डिसीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिसीज के जो कारण है वो रेत की तरह इकट्ठे होते हैं। This process of accumulation is impossible to see or stop normally। अब ये जो हो रहा है, जो accumulation हो रहा है, जो जैसे कि रेत के कण कैसे इकट्ठा होते हैं, इस तरह हमारे अंदर जो भी कुछ चीज जो गलत चीजें इकट्ठा होती है, डिसीज के जो कारण है, वो कारण जो इकट्ठा होते हैं उसको हम ना देख सकते हैं ना उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। सर थोड़ा आवाज धीरे थोड़ा। Thank you. Unlike the outer space of quantum physics, our inner space is a rich field of silent intelligence which exerts a powerful influence on us। तो जो क्वांटम फिजिक्स का जो ये आउटर स्पेस में जो क्वांटम फिजिक्स जो चल रहा है, इस तरह हमारे अंदर नहीं चलता है। हमारे अंदर जो है एक इंटेलिजेंस का एक फील्ड होता है, एक रिच फील्ड होता है हमारे अंदर, इनर स्पेस। हमारे अंदर एक इनर स्पेस है और उसका एक फील्ड है, और वो फील्ड जो है वो एक इंटेलिजेंट है। वो फील्ड जो है उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस ही है। तो ऐसे ये जो है वो चीज़ ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी है उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें से लेते हैं। मतलब हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो हमारा बॉडी ब्रेन वहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है। पर क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब कि एक ग्रह दूसरे ग्रह की एनर्जी को खींच नहीं सकता। हम जो है वो ब्रह्मांड की एनर्जी को हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसको खींच सकता है, एक्सट्रैक्ट। इंटेलिजेंस इज इजीली लोकेटेड बट इम्पॉसिबल टू फाइंड। अब इंटेलिजेंस जो है हमारी, इंटेलिजेंस मतलब सामान्य बुद्धि नहीं, जो प्रज्ञा है हमारी, वो लोकेट हम कर सकते हैं पर इसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन के अंदर कोई बात में एक प्रकार की इंटेलिजेंस है और बॉडी के सेल्स के अंदर भी इंटेलिजेंस है, पर उसको ढूंढना मुश्किल है। When you want a drink of water, you are not just obeying an impulse from your brain, you are in fact listening to a request from every cell of your body। समझे? जब आपको प्यास लगती है तो ऐसा नहीं कि ब्रेन ने कहा कि मुझे प्यास लगी और मैं पानी, आपका सेल की डिमांड है, आपका बॉडी के सेल से वो कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है। तो ब्रेन तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, सेल की बात जो है वो ब्रेन हमें कहता है, क्योंकि ब्रेन की इम्पल्स हमें बताएगी, ये गले में जो है तो ब्रेन की इम्पल्स यहाँ एक ड्राइनेस फील होगी कि भाई प्यास लगी है करके। तो ब्रेन ने कहा, तो ब्रेन के पास कहाँ से आया? सेल से आया। पूरे सेल, बॉडी के सेल है,
उसकी डिमांड है कि मुझे पानी चाहिए, समझे? तो ब्रेन ने तो खाली रिफ्लेक्ट किया, डिमांड जो है ओरिजिनल वो सेल की है। You are in fact listening to a request from every cell of your body. Can you communicate with your body? अब बॉडी के साथ जो सेल का जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन को हम समझ सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो है एक लैकिंग हमारे अंदर है। सेल के साथ में हमारा जुड़ाव नहीं है, तो सेल के साथ में जुड़ाव होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, या बॉडी के साथ में, सेल कहो या बॉडी कहो, क्योंकि सेल से ही बॉडी बनता है। तो मैं एक अलग हूँ और बॉडी अलग है, ऐसा हो गया। मैं बॉडी की नहीं सुन रहा हूँ, बॉडी कहता है मुझे प्यास लगी है, पर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे तो टीवी देखना है, अभी क्रिकेट की मैच चल रही है, अभी मानो कि 1 नंबर जाना है, पर अरे नहीं बहुत मैच अभी हिलेंगे नहीं, मैच बहुत क्रिटिकल है, तो दबा के बैठा है। तो बॉडी का इंटेलिजेंस कुछ कह रही है, पर माइंड जो है वो कुछ कह रहा है। तो ये एक गड़बड़ यहाँ हो जाती है, ऑपरेट नहीं रहता। In physics, a field is what propagates an influence over a large area or even an infinite expanse of space. Anything that falls within a field feels its effect. अब फिजिक्स के अंदर क्या है कि कोई फील्ड बनता है, तो फिर उसके ऊपर इसके जो लार्ज एरिया है उसके ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस आती है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के कोई जो प्रयोग होते हैं उसमें इस तरह होता है कि इसके फील्ड के ऊपर कुछ वो लोग कर सकते हैं। और इवन एन इन्फिनिट एक्सपांस ऑफ स्पेस, स्पेस का जो एक्सपांशन हो रहा है उसके जो फील्ड है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता रहता है। Anything that falls within a field feels its effect. तो वो जो फील्ड के अंदर जो कुछ होता है उसकी इफेक्ट को वो वहाँ फील कर सकता है। मतलब जो सप्तम जो है ये क्या है कि पूरा ग्रह वगैरह जो पूरा जो चल रहा है पूरा ब्रह्मांड के अंदर, तो वहाँ जो फील्ड बनता है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें बनती है, वो फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होता है और वो उसको महसूस भी कर सकता है। वो चीज़ मतलब जो ग्रह है, ग्रह के अंदर कुछ बना तो वो ग्रह उसको वो फील्ड को महसूस कर सकता है। The important point to observe about a living body, be it human or otherwise, is that a cell is an infinitesimal outcropping, while the brain is a huge mass. But when the cell communicates with the rest of the body, it is not at all inferior to brain in quality. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा लिविंग बॉडी है, ये हमारा शरीर है, चाहे हमारा हो या प्राणियों का हो, किसी का भी हो, उसके अंदर जो सेल जो फैले हुए हैं, छोटे छोटे जो सेल जो है वो फैले हुए हैं, वो हमारा जो ब्रेन का जो मास है मतलब उसका जत्था है, उससे ऐसे लगने में तो वो कम दिखता है, वो छोटा दिखता है और वो मास ज़्यादा है। पर जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो वो सेल की भी इतनी इंटेलिजेंस है, मतलब ब्रेन की जितनी इंटेलिजेंस है वही इंटेलिजेंस सेल के अंदर भी होती है। पर जब ये कम्युनिकेट दोनों का होता है तब ये चीज़ का पता चलता है कि ये सेल एक सेल है वो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे एक ब्रेन है, मास ऑफ ब्रेन है, वो जितना कंप्लीट है इतना ही ये जो सेल है वो कितना कंप्लीट है, वो इससे इंफीरियर नहीं है। इसकी क्वालिटी के सेल टू ए बॉडी, ह्यूमन टू जो प्लैनेट अर्थ। हाँ, एक बनने एक मतलब बॉडी अर्थ इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग। तो कारण इट्स सो स्मॉल, ह्यूमन इज सो स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अर्थ। तो सिमिलरली वी कैन से दैट बॉडी इज लाइक अर्थ एंड सेल इज लाइक ए। हमारा सेल जो है
वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरह हमारा बॉडी ब्रह्मांड के अंदर एक सेल छोटा सा एक सेल जैसा है, छोटा सा चीज है, इसी तरह हमारा सेल्स है, वो पूरा इंटेलिजेंट है, कैपेबल है, हर चीज कर सकता है। एक इंसान जो है वो खाता है, पीता है, जनरेशन करता है, मतलब दूसरी पीढ़ी बनाता है, हर सेल वही करता है, वो खाता है, पीता है, फिर वो डिवाइड होता है तो दूसरा बन जाता है सेल। जो एक ह्यूमन बीइंग करता है वो सारा का सारा सेल करता है। ह्यूमन बीइंग मर जाता है, वो भी मर जाता है, पर खाली एक डिफरेंस इतना है, स्पान ऑफ टाइम। एक मनुष्य है वो 17 साल जीता है, 80 साल जीता है, वो सेल होता है वो 1 दिन का, 1.5 दिन का, उसका आयुष्य जो है वो बहुत कम होता है, पर वो सब कुछ कर लेता है। हम 17 साल के अंदर, 70 साल के अंदर जो करते हैं वो एक सेल जो है वो 1 दिन में कर लेता है। તો ઇટ્સ લાઈક જાણે કે પૃથ્વીનું જે લાઈફ સ્પેન છે એની સરખામણીમાં હ્યુમનના 70 દિવસ ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક 2 to 3 સેકન્ડ્સ જેમ સેલની हाँ, જે ऐसा ही है, comparatively ऐसा ही। In the way the divine fragment is in no way inferior to divine wholeness। ये सेल और बॉडी की जैसे बात है ना, ये वो वही है कि डिवाइन होलनेस और डिवाइन फ्रेगमेंट कैसे है, दोनों एक ही है। डिवाइन होलनेस से ही डिवाइन फ्रेगमेंट का है, तो क्वालिटेटिव दोनों एक ही है। डिवाइन फ्रेगमेंट कहो या डिवाइन होलनेस कहो, क्वालिटेटिव दोनों एक ही है। तो जो सेल है और बॉडी है दोनों क्वालिटेटिव एक ही है। ब्रेन है या सेल है, दोनों क्वालिटेटिव एक ही है। जैसे कि एक समंदर है, इसमें कितना वास्ट पानी, आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो बाल्टी का अंदर का पानी की जो क्वालिटी है और जो समंदर का पानी की क्वालिटी वो एक ही है। खाली जो मास जत्था है उसके अंदर ही फर्क है। भाई वो ओशन है वो इतना बड़ा है, बाल्टी का पानी इतना है, पर दोनों क्वालिटी वाइज दोनों एक ही है। इसी तरह भगवान जिसको हम कहते हैं डिवाइन होलनेस, वो वास्ट है। डिवाइन फ्रेगमेंट को कहे तो जरा छोटा है, बाल्टी का पानी जैसा है, और वो महासागर जैसा है, बस फर्क इतना ही है। क्वालिटेटिव बोथ आर द सेम। समझ में आता है ना बात? नहीं आता हुआ तो बोलना, मैं अकेला पैसेंजर बीजे बगैर की गाड़ी में चलाता है, वो पैसेंजर है ही नहीं गाड़ी में, या सो गए सब पैसेंजर। नहीं है ना पैसेंजर, पैसेंजर है साथ में, पैसेंजर है पर जागृत सेल के साथ है। इसकी वजह से जाएगा, क्योंकि आपके सेल सो गए तो आप भी सो गए। सेल को जागृत रखना है। The cell who relates with trillions of other cells and participates in thousands of channels, thousands of chemical changes every second। अब जो सेल्स है वो ट्रिलियन से यार, लाखों करोड़ अरबों सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है। वो जो है वो कोरिलेट है, एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन के अंदर है, संबंध में है, संपर्क के अंदर होते हैं वो, और एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। मतलब एक सेल कुछ करता है, सेल्स का भी देखो ग्रुप होता है। अब जैसे नेगेटिव कोई चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ के बहुत सारे सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कोरिलेट होते हैं। अब गुस्सा मुझे आता है तो गुस्सा का कुछ सेल जो है वो गुस्से के ही है। जैसे भलाई है तो हमारे अंदर भलाई के कुछ भलाई के ही सेल्स है, या उसको हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में भी कह सकते हैं। कुछ सेल्स है जो सुधर गए अभी, वो सत्वगुण वाले बन गए। એ લોકોનું કેમિકલ કમ્પોઝિશન એવી રીતે હોય કે ભલાઈ ના રખે, मतलब એ લોકોનું જે ડિફરન્શિએશન છે કે ભલાઈ ના एनी मेमोरी चेंज है। जो सत्वगुण वाले जो है उसकी मेमोरी अलग है, रजोगुण और तमोगुण वाले सेल से उसकी मेमोरी अलग है। કેમિકલ કમ્પોઝિશન તો સર केमिकल तो वो तो प्लाज्मा होता है ना, केमिकल में तो प्लाज्मा ही है हर सेल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मेमोरी होती है। तो वो जो मेमोरी है वो अभी सत्वगुण वाली मेमोरी है, रजोगुण वाली है कि तमोगुण वाली है, इसी तरह व्यक्ति बनता है। अब इस एक आदमी को जिसको हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, तो उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण वाले सेल जो है उसकी मेमोरी वो तटकी हो गई, क्रिमिनल हो गई। एक जिसको हम संत कहते हैं, तो संत जो है उसके जो सेल्स है उसके ज्यादातर सेल्स की जो मेमोरी जो है वो सत्वगुणी होगी।
फिर भी कोई 100% नहीं होता, तो हम देखते हैं कि सत्व मतलब कोई संत है वो भी कभी गलती कर लेते हैं, कभी कोई भी गड़बड़ उसके साथ उनसे भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी रजोगुण और तमोगुण वाले कुछ तो पड़े हैं, कभी निकल आते हैं वो, पर ज्यादातर मेजोरिटी है वो सत्वगुण वाले। पर इसकी मेमोरी चेंज हो सकती है, ये रजोगुण वाली और तमस वाली, ये 3SR भी हमने किया तो मेमोरी चेंज हो सकती है हमारे चैनल। 3SRP के साथ टोटल साधना, हाँ टोटल साधना जो करते हैं तो मेमोरी चेंज हो सकती है, इसके लिए। या फिर 3SRP आपने 24 घंटों बिता दिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो 24 घंटा वही स्टेट में रहेगी, मेमोरी एक ही स्टेट में रहेगी, पर 24 घंटा तो होता नहीं है सिस्टम, तो वो दूसरी चीजों का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। और ये केमिकल चेंजेस एवरी सेकंड होता रहता है उसके अंदर, कोरिलेट होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, और केमिकल चेंजेस उसके अंदर हमेशा बनता रहता है। Each little cell like the human being is sentient being and it knows everything you know but in its own manner। तो हर सेल जो है वो एक जैसे एक प्रकार का जीव है, सेलियन बीइंग, मतलब एक प्रकार का जिसको हम जीव कह सकते हैं, इस तरह का वो बीइंग है, अपने आप में एक, हर सेल एक अपने आप में एक बीइंग है, और जो हम जानते हैं वो हर सेल जानता है, पर अपने ढंग से, इन इज ओन मैनर, अपने ढंग से वो जानता है। जो हम ओवरऑल जो हम हैं वो हम जानते हैं, वो एक सेल भी वही जानता है, तो अच्छाई बुराई जो है वो हम जानते हैं, वो सेल भी जानता है अपने ढंग से। ये नर्व इम्पल्सिस of worry may show in the stomach as ulcer, or in the colon as a spasm, or in the brain as a obsession. Such is the manifestation of the same impulse। अब एक इम्पल्स वरी का या किसी चीज का एक इम्पल्स आया, चिंता का इम्पल्स आ गया मानो के, या कोई दूसरी चीज का कोई इम्पल्स आ गया, और वो वरी का जो मानो कि इम्पल्स आया वो हमारे स्टमक के अंदर अल्सर के रूप में वो दिखाई देगा। चिंता, जब आप चिंता करते करते जाते हैं तो वो इम्पल्सिस इकट्ठा होके एक अल्सर का बॉडी के अंदर अल्सर क्रिएट कर देता है स्टमक के अंदर, या फिर कोलोन के अंदर स्पाज्म वो चीज उत्पन्न करता है, या ब्रेन के अंदर एक ऑब्सेशन, एक ज्यादापन जो होता है ऑब्सेशन, इस तरह की वो इम्पल्स के कारण, जिस तरह के इम्पल्स बार बार आते रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइप के इम्पल्स के कारण इस तरह की डिसीज या इस तरह का एक डिसफॉर्मेशन हमारे अंदर बन जाता है। सच इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम इम्पल्स। तो ये मैनिफेस्टेशन किसका है? जो इम्पल्स अंदर आया और जिसने ये अल्सर वगैरह बनाया, उसका ही सेम इम्पल्स का ये मैनिफेस्टेशन है। मतलब जो मैनिफेस्टेशन हुआ डिसीज के रूप में, वो जो इम्पल्स आया था उसके कारण ये मैनिफेस्टेशन इस तरह का हुआ है। At the conscious level, you may not be aware of worry, but then all of a sudden, the feeling is there to remind you। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी कारण चिंता अंदर चालू हो गई, पर हम इसके प्रति जागृत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मालूम ही नहीं, चिंता में आ जाता है पर चिंता है अंदर, इसका हमें पता नहीं चलता है। अंदर कुछ मूड चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, एक वरी चालू हो जाती है, फिर भी वो वरी को हम पकड़ नहीं सकते कि देखो ये वरी है, ये चिंता है, मैं अभी चिंता की स्थिति में आ गया। इस तरह की फीलिंग हमें नहीं आती है, पर सडनली कुछ समय के बाद में सडनली हमें पता चलता है कि अरे मैं तो चिंता की स्थिति के अंदर आ गया। तो इस तरह ये हमारा कॉमन अनुभव होता है कि वो चीज़ के शुरुआत में हम अवेयर नहीं होते, पर बाद में अचानक वो चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हैं। The obstruction confronting medicine is that one side of our nature is flowing and changing and is sacrificed for the sake of the other that is stable and fixed। अब जो हम दवा वगैरह खाते हैं और उसकी जो असर होती है वो कुछ प्रकार के अवरोध हमारे बॉडी के अंदर
पैदा करते हैं। हम जानते हैं कि हर दवा होती है वो कोई ना कोई, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं, तो कुछ ना कुछ अवरोध वो हमारे अंदर पैदा करते हैं। और वो किस तरह का अवरोध होता है कि प्रकृति का, यहाँ जो नेचर का एक भाग जो है वो फ्लो होता जाता है, वो प्रवाहित होता जाता है और बदलता जाता है वो प्रवाह, और उसके अंदर कोई एक ऐसा स्थिर तत्व है, फिक्स है, जो स्थिर तत्व है उसके लिए उसको वो बलिदान देना पड़ता है। तो नेचर जो है वो इसको अवरोध को खत्म करने के लिए या उसके साथ लड़ने के लिए वो नेचर का जो फ्लो अंदर चल रहा है, मानो कि एनर्जी है, तो एनर्जी का फ्लो अंदर चल रहा है और हम दवा लेते हैं और उसकी जो साइड इफेक्ट आती है तो वो नेचर का अवरोध, नेचर का जो फ्लो है उसको उसकी हानि होती है, वो उसका खामियाजा, मतलब उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ सेक्रीफाइस शब्द इस मायने में किया कि भाई इसका अवरोध को रोकने के लिए उसको जो करना पड़ता है, तो एक प्रकार का वो सेक्रीफाइस उसकी ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवा हम खाते हैं तो कई दवा ऐसी होती है कि जो हमारी ओरिजिनल मेमोरी है उसको ही बदल देती है, तो वो काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि कोई दवा ऐसी है, जैसे कैंसर के लिए हम दवा खाते हैं तो कैंसर के सेल्स को तो वो डिस्ट्रॉय करती है, पर वो दवा कुछ न कुछ और कुछ चीज़ पैदा कर देती है। तो वो जो नेचर का जो प्रवाह अंदर जो चल रहा है, जो हीलिंग के लिए, उसके अंदर ये एक बड़ा अवरोध आता है और वो उसका एक सेक्रीफाइस उसको करना पड़ता है। The molecules of your brain, when you first thought of rose, are not there anymore. Yet memory is retained with its integrity and without confusion, because the impulse of intelligence contains mind matter and silence joins them together. अब आप बैठे हैं यहाँ और आपने आपके अंदर एक रोज माने गुलाब का एक इम्पल्स आपके अंदर आ गया, बराबर। तो फर्स्ट थॉट ऑफ रोज, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एक थॉट के रूप में एक आपके अंदर आ गया, पर वहाँ वो सिर्फ मेमोरी है, मतलब गुलाब नहीं है, गुलाब का थॉट है, वहाँ गुलाब की मेमोरी है, गुलाब अपने आप में गुलाब इटसेल्फ वहाँ नहीं है, नॉट देयर एनीमोर, येट मेमोरी इज रिटेन विथ इंटीग्रिटी। तो पहले जो आपने कभी रोज देखा था उसकी मेमोरी जो है वो रिटेन्ड है, वहाँ अंदर रुकी हुई है, और वो इंटीग्रिटी के साथ में उसका जो है वो इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं ना, जुड़कर संकल्प एक मत होकर सामंजस्य जो है वो उसका सामंजस्य उसके साथ मेमोरी के साथ में उसका होता है। जो हमने पहले गुलाब देखा था उसकी मेमोरी है और मेमोरी के साथ उसका सामंजस्य है, विच इज इंटीग्रिटी एंड विदाउट कंफ्यूजन। तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जो मेमोरी जब सामने आती है गुलाब की, तो हम अंदर ही पहचान जाते हैं कि ये गुलाब की मेमोरी है, ये गुलाब का मुझे विचार आया, बिकॉज द इम्पल्स ऑफ इंटेलिजेंस कंटेन्स माइंड मैटर। अब जो हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस भरी है, इंटेलिजेंस का जो इम्पल्स है वो माइंड मैटर जो है, मतलब मन और जो उसका जो पदार्थ है, वही चीज का उसका जो कंटेंट है वो चीज वो मेमोरी के साथ में उसका कुछ ये होता है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ये जो कहते हैं। तो एक विचार बनता है हमारे अंदर कोई चीज़ का, गुलाब का ये या, तो उसकी मेमोरी है और मेमोरी के कारण हम वो चीज़ का विचार बनाते हैं और वो इंटीग्रिटी में है और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन हमें है नहीं। और उसके साथ में वो ये कुछ इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। इंटेलिजेंस कंटेन्स माइंड मैटर एंड साइलेंस जॉइंस देम टुगेदर। तो
उसके साथ में वो चीज़ जुड़ जाती है। पर ये थोड़ा यहाँ से जो वर्ड साइलेंस है ना वो बहुत अलग है। कंटेन्स माइंड मैटर एंड साइलेंस। वो बहुत ये यहाँ एक अलग साइलेंस मतलब कि जो हम शांति समझ से हो रही है, लेकिन साइलेंस मतलब कि दैट प्रेजेंस ऑफ समथिंग हायर, जॉइंट ऐसा कुछ मैं समझता हूँ। हाँ, कोई चीज उसके साथ में जुड़ती है। Yes. ये साइलेंस की चीज जो है उसके साथ में जुड़ती है। All our molecules are soaked in intelligence, but you cannot see it merely by looking at them. हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? वो इंटेलिजेंस के अंदर डूबे हुए हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, वो सब डूबे हुए हैं इंटेलिजेंस के अंदर, या बुद्धि कहो या प्रज्ञा कहो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ये पड़े हुए हैं। बट यू कैन नॉट सी इट मियरली बाय लुकिंग एट देम। तो उसको हम देख नहीं सकते हैं उसको। द डिफरेंस बिटवीन अ मैन्स DNA एंड दैट ऑफ अ गोरिल्ला और चिंपांजी इज अबाउट 1.1%। गोरिल्ला, चिंपांजी और इंसान के बीच में, उनके DNA के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, खाली 1.1% है। ये बहुत बड़ी बात है। पर उसको ये सेल्स के रेफरेंस में समझना है कि ये उनके DNA, इंसान के DNA और चिंपांजी का DNA तो मानो कि एक जैसा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिवाइन फ्रेगमेंट। तो वो डिवाइन ये जो डिफरेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट। The difference between a man's DNA and that of a gorilla or a chimpanzee is about 1.1%. You may ask, can the difference be so small between a jungle beast and a modern human being? तो जंगल की जो बीस्ट होती है और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, कोई। तो कहते हैं कि यस, हाँ, उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? द बॉडी ब्रेन सिस्टम, दैट इज द आउटर कवरिंग, इज नियरली द सेम। दोनों का आउटर कवरिंग, चिंपांजी की भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सर है, आंख है, गोरिल्ला के भी ये सब कुछ है, हमारे भी ये सब कुछ है। तो दोनों में ये आउटर कवरिंग मतलब बॉडी लेवल के ऊपर तो समानता है ऑलमोस्ट, बट नो एनिमल हैज विद इन इट इंडिविजुअली ए डिवाइन फ्रेगमेंट। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य सिवाय कोई भी प्राणी के अंदर इंडिविजुअली डिवाइन फ्रेगमेंट नहीं है, उनके अंदर आत्म तत्व नहीं है। प्राणी ही है, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो उसके अंदर, पर फिर भी उसके अंदर कभी भी आत्मा हो नहीं सकता है। द साइलेंस, डिवाइन फ्रेगमेंट, द साइलेंस, ये साइलेंस जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट का है। एक मौन जो होता है डिवाइन फ्रेगमेंट से जन्मा हुआ। एज ईच ह्यूमन बीइंग हैज एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्राणियों के अंदर आत्म तत्व जैसा कुछ है नहीं। इवन प्राणियों के अंदर एस्ट्रल बॉडी मनस भी नहीं है। प्राणियों के अंदर फिजिकल बॉडी और ब्रेन ही है, और प्राणी जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटराइज मैकेनिज्म से जीता है। मतलब कुदरत ने, प्रकृति ने वो प्राणी को जिस तरह की संभावना, पॉसिबिलिटीज या जो प्रकार की एबिलिटी दी है उसके मुताबिक ही दिएगा। अब जैसे शेर है तो शेर कभी भी घास नहीं खाएगा, और जो हिरन है वो कभी भी मांसाहार नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजाइन नेचर ने इस तरह की है कि वो यही चीज करेगी। हाथी जो है वो घास खाएगा, कितना बड़ा है वो मांसाहार नहीं करेगा। शेर जो है उसको मांस ही चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये डिजाइन है। अब इंसान के अंदर ऐसी डिजाइन नहीं है, तो वो मांस भी खाएगा, घास भी खाएगा, घास फूस भी खाएगा, जो खाना है वो खाएगा, क्योंकि उसका जो, उसकी डिजाइन जो है वो उसको फिक्स नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ इंसानी इवोल्यूशन कर सकता है, कोई प्राणी इवोल्यूशन नहीं कर सकता है। प्राणी का शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो सब 5 तत्व है, 5 महाभूत,
वो पांचों महाभूत में विलीन हो जाते हैं, बात खत्म। इंसान जो है उसका शरीर खत्म होने के बावजूद भी कुछ बचता है जो आगे जाता है, और वो चीज़ ही इवोल्यूशन के अंदर चीज जा सकती है। तो प्राणी और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मनुष्य इवोल्यूशन कर सकता है क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट आया है इवोल्यूशन के लिए। पहले इवोल्यूशन हुआ और फिर अब इवोल्यूशन। उसका मतलब हम लोग गाय भैंस कुतरा बिलाड़ी नहीं हो सकते, मनुष्य मनुष्य ही हो सकता है। तो मनुष्य में भी तो 84 योनि वही है ना, वो बोलते हैं सब, तो वो गलत है मतलब। 84 योनि का मतलब बार बार आपको मनुष्य देह में जन्म है। हाँ वही ना मतलब, उसका ये मतलब नहीं कि आप पशु को, हाँ वो जो कुछ लोग ऐसे गलत करते हैं। इंटरप्रिटेशन है, हाँ, yes। वो लोग समझते नहीं है और शास्त्रों में भी इस तरह की घुसाड़ दिए है। हाँ। और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये गाय थी, वो तो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अच्छा संत था, पर अभी इस जन्म में उसको गाय ऐसा कर्म किया तो ये हो गया। गुणों का हेर फेर है इसमें। हाँ? गुणों का हेर फेर है। सत्व कम है तो रजस तमस ज़्यादा है तो पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको गुण ना डिफरेंस है। गुणों का डिफरेंस। हाँ, पर फॉर्म जो है आदमी तो आदमी ही रहेगा, आदमी तो आदमी ही रहेगा। प्रवृत्तियाँ जानवर जैसी हो सकती हैं, वो लोग। मनुष्य जो है वो पशु जैसा हो सकता है, पर मनुष्य पशु जैसा जन्म नहीं ले सकता। नहीं ले सकता ये। उसकी जो क्वालिटी है वो पशु जैसी हो सकती है और होती है। The outer coverings are all biologically nearly the same for all life. तो हर जीव है उसका बायोलॉजिकली जो उसका शरीर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सबको 2 आँख 2 कान हाथ पैर वगैरह सबके अंदर होते हैं। तो बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों से सेम है। बायोलॉजिकली मतलब अंदर का जो उसका खून चल रहा है, उसके ग्लैंड काम कर रहे हैं, वो सब बायोलॉजिकली अंदर होता है। तो हर प्राणी के अंदर भी कुछ ग्लैंड ब्लड वगैरह तो बायोलॉजिकल क्रिया होती है, मनुष्य के अंदर भी बायोलॉजिकल ये सब चल रहा है। So where is the place of sattvic food which is related to outer covering only and has nothing to do with divine fragrance? अब आप कहोगे कि भाई मनुष्य जो है उसको तो ये मांसाहार नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये जो है वो ये कहना चाहते हैं कि प्राणी जो है उसके अंदर बायोलॉजी है, वैसे ही आपके अंदर है। तो जो प्राणी जो है कुछ मांसाहारी है, जो कोई शाकाहारी है, तो हम अगर मांसाहार करते हैं तो उसमें कौन सा उसके अंदर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट है। डिवाइन फ्रेगमेंट तो उसे कुछ लेना देना नहीं। आपका शरीर मांस खा रहा है, आपका शरीर घास खा रहा है, उसे डिवाइन फ्रेगमेंट को क्या फर्क पड़ता है? समझे ना? डिवाइन फ्रेगमेंट तो छोड़ो, वो तावरिया जी तो एस्ट्रल बॉडी की भी बात करते हैं कि अगर मैं मांसाहार कर रहा हूँ तो उससे मेरे एस्ट्रल बॉडी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे साधना करनी है एस्ट्रल बॉडी की। तो साधना के लिए मांसाहार वर्ज्य कैसे हो गए? वो कहते हैं कि साधना के लिए कोई मांसाहार का कोई ये नहीं है कि जो मांसाहार करेगा वो स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत संतों बहुत लोगों ने मांसाहार करते करते बड़े संत हो गए। मुस्लिम में तो बहुत सूफी संत बड़े बड़े हो गए, वो तो मांसाहार करते हैं। कई ब्राह्मण कम्युनिटीज के अंदर भी मांस खाने का रिवाज है। इवन ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के अंदर भी अलाउड है। रामकृष्ण, हाँ रामकृष्ण बंगाली, हाँ बंगाली मछली खाते हैं, मच्छी खाते हैं, तो फिर भी बड़े बड़े संत हो गए। तो ऐसा मत समझो कि जो लोग मांसाहार कर रहे हो वो दुष्ट है, अच्छे नहीं है और वो कभी भी प्रगति नहीं कर सके। ये हमारा ख्याल है, हमने इस तरह का सिखाया है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी तो कुछ जाता ही नहीं है। आपने क्या खाया उससे एस्ट्रल बॉडी को कुछ लेना देना नहीं। एस्ट्रल बॉडी जो है वो सत्व रजस तमस के ऊपर चलता है, इसके ऊपर उसका कुछ लेना देना नहीं। ये एक क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मांसाहार के लिए कोई टेम्पटेड कर रहा है या आपको मांसाहार करना चाहिए, ऐसी कोई यहाँ कोई दलील है, ऐसा नहीं। जो कर रहा है वो कर रहा है, जो अपना फैमिली बैकग्राउंड है जिसकी जो है वो कर रहा है वो कर रहा है, इससे कुछ ये नहीं है।
हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है, पर इससे साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कुछ हमारे अंदर एक नया प्रकार का ईगो जन्म लेता है कि हम तो शाकाहारी है, तो हम तो बहुत जैसे हम पवित्र हो गए शाकाहारी है तो, और मांसाहारी खाने तो होने वाले वो सब दुष्ट लोग हैं। ऐसा एक नया ईगो हमारे अंदर एक डेवलप हो जाता है। तो ये सब मन का खेल है। अब लास्ट में 2 पैराग्राफ है, वो पढ़ लेते हैं। Each person's brain is unique both in structure and content। तो हर एक व्यक्ति का जो ब्रेन है वो एक यूनिक है, वो स्ट्रक्चर वाइज भी और कंटेंट वाइज भी, दोनों रूप में हर एक व्यक्ति का ब्रेन है वो एक यूनिक है, एक अलग रूप में है। बट मेमोरी इज ए क्रिएटिव एक्ट एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन हाउ यू कैन बिल्ड इन साइलेंस। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो मेमोरी जो पड़ी है उसका वो एक क्रिएटिव उसका एक एक्ट हम कर सकते हैं। वो मेमोरी का एक क्रिएटिव एक्ट के रूप में हम इसका एक उपयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा हम साइलेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मेमोरी को शांत करते जाएंगे तो हमारे अंदर एक साइलेंस जो है उसको हम डेवलप कर पाएंगे। We have noted that 3 superior types of wave cycles: alpha, that is 30 to 60 thoughts per second; theta, that is 15 to 30 thoughts per second; delta, that is 5 to 15 thoughts per second। ये तो हम सब देख चुके हैं, यहाँ भी हम देख चुके हैं, देखते हैं। Corresponding to the structured and disciplined state of 1, that is dharana; 2 is dhyana and 3 is samadhi। यहाँ लिखा है ना, धारणा, ध्यान, समाधि लिखा है कि कंडीशन में है। देखो तो अल्फा के अंदर जो है वो धारणा है, थीटा के अंदर जो है वो ज्ञान है और डेल्टा के अंदर जो है वो समाधि है। ये कॉरस्पेंडिंग है। We have however noted in the note of January-February that there is a 4th stage, that is 0 to 1 cycle and that is 0 to 5 thoughts per second। जो नीचे लिखा है 4th स्टेज, बराबर, इसके अंदर वेव्स जो है वो सिर्फ 0 to 1 है। ये वेव जैसा है ही नहीं इस तरह का, क्योंकि वो समाधि की कुछ प्रकार की स्थिति है और उसमें जो थॉट बनते हैं वो भी 0 से लेके 5 तक के बनते हैं, वो समाधि के अंदर है, उसको 4th स्टेज कहते हैं। 4th stage, that is 0 to 1 cycle, that is 0 to 5 thoughts per second। As thoughts slow down from 120 per second to 0 to 5 per second, the gap we have stated about in the January-February note becomes systematically larger। दो विचार है उसके बीच में गैप जो है वो सिस्टेमेटिकली बढ़ता ही जाता है। मतलब कि निर्विचार की स्थिति जो है वो पहले छोटी थी, अब धीरे धीरे करके निर्विचार की स्थिति, ये गैप की स्थिति जो है वो बड़ी बनती जाती है। Because systematically large and more observable and more we are able to experience this gap which is silence। साइलेंस क्या है? ये दो विचारों के बीच में गैप है, जहाँ कोई विचार नहीं है उसको साइलेंस कहते हैं। और जैसे जैसे ये दो विचारों के गैप बढ़ता जाता है तो वो इसके ऑब्जर्वेशन में आता है कि अब देखो ये बढ़ा, पहले 1 सेकंड का था, अब 2 सेकंड का हुआ, 5 सेकंड हुआ, इस तरह गैप जो है वो बड़ा होता ही जाता है। और इस तरह फिर धारणा, ध्यान, समाधि जो बनती है वो इस तरह बनती है। साइलेंस एरिया की ये आदिवासी साइलेंस एरिया अलग है और ये जो दो विचारों के बीच में जो गैप बनती है, जो निर्विचार अवस्था बनती है, उसको ये साइलेंस कहते हैं। तो अवस्था, ये साइलेंस की एक अवस्था है और साइलेंस एरिया जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है। वो मेडिटेटिव एटिट्यूड बोल सकते हो उसको। किसको? साइलेंस जो हुआ 130 से 5 तक का, वो जो गैप थॉट्स। मेडिटेटिव एटीट्यूड तो अल्फा में भी होता है और थीटा में भी होता है। मेडिटेटिव एटीट्यूड अलग चीज है
मेडिटेटिव एटीट्यूड मतलब क्या कि एक हमेशा वो एक मेडिटेशन की स्थिति में वो व्यक्ति रहती है, वो खाती है, पीती है, बोलती है, फिर भी उसका एक अंदर मेडिटेशन हमेशा चलता रहता है। दैट इज मेडिटेटिव एटीट्यूड। एक एटीट्यूड होता है ना, किसी को झूठ बोलने का एटीट्यूड होता है तो हमेशा झूठ बोलता है, यहाँ मेडिटेशन का एक एटीट्यूड उसका बन गया है, तो हमेशा वो मेडिटेशन की स्थिति में ही जीता है, चाहे आउटरली वो कुछ भी करता हो। दैट इज मेडिटेटिव एटीट्यूड। 3B की स्टेटस से, हाँ 3B की स्टेज है ये। 3B की स्थिति, 3 और 3B दोनों में, क्योंकि संसार में जब उसको काम करना होता है तब उसको 3A में आना पड़ता है, जब वो साइलेंस में जाता है तो 3B में जाता है। The brain of man is and can be in permanent communication with the mind of God, and this mind of God, which is the infinite divine mind, is also only an outer covering of divine wholeness in existence. कितनी बड़ी बात कही कि जो the brain of man is and can be in permanent communication, हमारा जो मन है या ब्रेन है वो परमानेंट कम्युनिकेशन में रह सकता है, किसके साथ? डिवाइन ऑफ गॉड के साथ, डिवाइन माइंड ऑफ गॉड, या जिसको चित्ती कहते हैं, क्योंकि चित्त चित्ती से चित्त बना ना, तो चित्त चित्ती के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। अब चित्ती तो इतनी वास्ट है, इतनी विशाल है, फिर भी वो डिवाइन होलनेस का तो खाली आउटर कवर ही एक शरीर है, जैसे सेल का ये हम शरीर है, हमारा शरीर है, इस तरह ये जो ये जो ये चित्ती है, वो चित्ती तो भगवान का शरीर है, आउटर कवरिंग है, इसलिए वहाँ इन्होंने माइंड ऑफ गॉड शब्द यूज किया है, कवरिंग है, वो खुद गॉड नहीं है, माइंड ऑफ गॉड है चित्ती। सच beware the practices carried out by yogis and such are the practices of Yoga Sutra of Sri Patanjali। तो वही हमारे ऋषि मुनि करते थे कि वो किस तरह ये चित्ती के साथ कम्युनिकेशन किया जाए, हमारा चित्त या ब्रेन का कम्युनिकेशन चित्ती के साथ हो सके, और लेटेस्ट स्टेज में हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ हो सके। पहले चित्ती के साथ होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमारा आत्मा के साथ कम्युनिकेशन हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। पहले जो डोमेन है, पूरा जो एरिया है वो चित्ती का है, उसके अंदर से उसको गुजरना पड़ता है, उसके साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फिर डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ में उसका कम्युनिकेशन शुरू होता है। जस्ट लाइक द आर्टिफिशियल हेल्प एक्सटर्नल ऑफ ड्रग, द मेडिसिन may demand more and more addiction without creating a structured and disciplined state, and which will evaporate and leave one more depressed and wanting and yearning for the machine। अब जो लोगों ये स्थिति डिमांड कर, ये स्थिति को निर्माण करने के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं, ऐसा जो करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट बनते जाते हैं। मतलब जैसे दवा का असर खत्म हुई, उसको फिर से डोज लेना पड़ता है। अब आगे जाके डोज की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है कि भाई अभी 5 ग्राम में चल जाता था, अब 10 ग्राम का उसको लेना पड़ता है, फिर और लेना पड़ता है। तो इस तरह जो मशीन है हमारा, वो डे बाई डे और खराब होता जाता है, और उसका कोई प्रयत्न तो होता नहीं, क्योंकि जैसे वो ड्रग की असर खत्म होती है, वो जो अंदर स्थिति बनी वो खत्म हो जाती है। तो फिर वो स्थिति को बार बार लाने के लिए वो बार बार ड्रग का उपयोग करता है, तो खत्म हो जाता है। हाँ? जब लेता है तो बोलता है मैं लेता हूँ। हाँ? लेता ठीक है। तो यहाँ रीडिंग पूर्ण तत्व है, तो यहाँ जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। हाँ? ये पूरा जो वेव्स के ऊपर, अल्फा वेव्स के ऊपर ये जो पूरा चैप्टर था, और ये जिन्हें ये नोट्स लिखी थी, ये कौन सा चैप्टर है सर? ये जो 26 मार्च 1992 में 92 के अंदर उन्होंने ये पेपर लिखा था, और बम्बई में उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। उसको हमने समझने का प्रयत्न किया है, और हम साधना की दृष्टि से
ये इतना समझे और इतना काफ़ी है कि हम बीटा में जी रहे हैं और हमें अल्फा में जाना है, और कितना हमें प्रयत्न करना है ताकि अल्फा में हम जा सके और अल्फा को कितना हम मेंटेन कर सके। बस इतना, ये सारा लेक्चर का सारांश इतना है, बाकी भूल जाओगे तो भी चलेगा। खाली इतना याद रखो कि अल्फा में किस तरह जाया जाता है और अल्फा को कितना मेंटेन किया जाता है, बस इतना ही इसका सारांश है। बोलो, अभी कोई प्रश्न या कुछ कहना है तो बोलो। ये रीडिंग खत्म हो गया ना अभी? हाँ, नहीं तो रीडिंग खत्म कंप्लीट करना है तो कंप्लीट हो गया ना। जानी साहब बीटा आगे जाने जरूरत है अल्फा से। પેલા બેલ બી પૂછવા માંગે છે સર એટલો સવાલ હતો આ અવસ્થા માટે તમે કીધું કે આર્ટિફિશિયલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે તો આજે અઘોરી બાબા હોય છે એ લોકો આ લેવલ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે जो सच्चे ये है, પ્રયાગરાજમાં બધા બહુ જોયા તમારે ક્વેશ્ચન जो सच्चे संत है या जो सच्चे ये बाहर के किसी भी चीज का आलम्बन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बताया है कि जैसे ही वो चीज खत्म होती है, आपका जैसे नशा खत्म हुआ तो ऐसा हो गया। हमें तो वो स्टेट को मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए अंदर से कंडीशन बननी चाहिए। ये हम बाहर से कंडीशन क्रिएट करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और कुछ करते हैं, इस तरह का बाहर का एक माहौल क्रिएट करते हैं, और इस तरह टेम्पररीली वो स्टेज क्रिएट भी कर सकते हैं, पर उसका मतलब क्या है? जैसे ही वो चीज़ 1 घंटा 2 घंटा कितनी चलेगी, जब वो चीज़ खत्म होगी तो एक सामान्य आदमी जैसा ही वो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। એટલે એમને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો તો એમ લોકો हाँ, દાદાજી પકડીને એક મસ્તી ચડે જ ને, કલમ લઈને બેસી ગયા, એક મસ્તી આવી ગઈ, કશું કરવાનું જ નથી, જાણે ધ્યાનની અંદર પહોંચી ગયા, पर ये सही मार्ग नहीं है, गुलाम बन जाता है आदमी उसका, और उससे शरीर बिगड़ता है, वो तो अलग ही से, क्योंकि टॉक्सिन्स है वो तो। શરીરની જે નેચરલ સેલની મેમરી છે એ હવે ધીમે ધીમે નશા તરફ જાય છે, અને એ મેમરી નશો માગે છે, એટલે આપણી મૂળભૂત પ્રવાહ જે સેલનો થવો જોઈતો હતો એને બદલે આખો નવો ડિસ્ટર્બ કરી નાખે, નેચરલ કન્ડિશન રહેતી જ નથી। એટલે સાહેબ નશાની વાત ના પાડે કે કોઈ પણ પ્રકારનો નશો ના લેવાનો, કારણ કે સેલની મેમરી એ ખરાબ કરી નાખે। एक सही है थॉट फॉर्मेशन में थॉट फॉर्मेशन इम्पल्स आते हैं, मेमोरी चिपकती है, इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद आते हैं इंटेलिजेंस होता है वहाँ पे प्रेजेंट, और साइलेंस की भी प्रेजेंस कह रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत डिवाइन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस भी नॉर्मल कोर्स में जो हमारा विचार बनता है वो कैसे बनता है कि एक इम्पल्स अंदर आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी पैटर्न जो है, मतलब उसके संबंधित वो मेमोरी पैटर्न बाहर आती है मेमोरी पूल से, और फिर वो दोनों यहाँ पीछे से आगे जाते हैं, स्क्रीन बनती है। अब ये चीज़ जो है, सारी की सारी जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मतलब कि कोडेड फॉर्म में है, अभी ये विचार के फॉर्म में नहीं है, अभी ये कोडेड फॉर्म में। जब वो चीज़ यहाँ आती है आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर, वहाँ 4 केंद्र है IESM केंद्र, तो वहाँ वो डिकोड होती है, मतलब कि मैं एक पेड़ देखता हूँ तो पेड़ का इम्पल्स अंदर आता है, वो कोडेड फॉर्म में आता है, वो पेड़ नहीं है, वो उसका कोडेड फॉर्म के एक संज्ञा के रूप में अंदर आया। अब मेरे अंदर जो मेमोरी पड़ी है वो भी कोडेड फॉर्म में पड़ी है, तो आइडेंटिकल, मतलब कि जो मैंने पेड़ देखा उसका जो इम्पल्स आया उसके जैसे ही मेमोरी जो अंदर पड़ी है कोडेड फॉर्म में, वो दोनों मिलती है और दोनों आगे जाती है, वहाँ डिकोड होता है, और डिकोड होता है तब पता चलता है कि ये पेड़ है। अब उसके साथ में एक और चीज़ बनती है कि उसके प्रति जो मेरा संस्कार है, वो संस्कार की दृष्टि फिर उसमें आती है कि ये आम का पेड़ है, वो तो बहुत अच्छा है, और ये बबून का है तो ये तो निकोमा। तो ये किसने कहा? IESM केंद्र ने कहा कि ये बबून है, वो निकम्मा है, आम का पेड़ अच्छा है। यहाँ IESM का रोल बन गया। तो IESM को हम बाईपास करके अगर देख सकते हैं तो दैट इज परसेप्शन। तो वहाँ संस्कार नहीं आता है, हम सीधे की सीधा वो जो पेड़ है उसको ही देखते हैं।
वहाँ साइलेंस वो साइलेंस की स्थिति है ना। जब IESM केंद्र नहीं काम करेंगे तो वो साइलेंस ही हो गया है ना। गड़बड़ सारी की सारी गड़बड़ IESM केंद्र के अंदर है, जिसको हम सारी भाषा में संस्कार कहेंगे कि संस्कार से हम देखते हैं तो वो चीज जो है वो फिर राग द्वेष में बदल जाती है। ये मुझे प्रिय है, ये नहीं प्रिय है। और हर चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, मैं आपको देखता हूँ, मुझे आपके साथ दुश्मनी है तो मेरे इम्पल्स का घर है ये तो निकम्मा आदमी है, दूर रहो उससे। तो ये IESM केंद्र ये खेल पूरा करता है। संस्कार तो सर इंटेलेक्ट वे पे भी और इमोशनल लेवल पे भी और सेक्स लेवल पे भी, तीनों लेवल पे IESM का मतलब ही यही हुआ ना, तीनों लेवल पे है सर। जी मतलब इमोशन से हुआ है ना, मतलब तीनों लेवल पर संस्कार है, वो यहाँ प्रकट हो जाते हैं, वहाँ गड़बड़ी है। और जब हम साधना करते IESM केंद्र को बाईपास कर सकते हैं और सीधे सीधा दर्शन कर सकते हैं तो वो प्योर दर्शन है, इसको प्योर दर्शन कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, ये वास्तुशास्त्र कितना उपयोगी है सर? ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वास्तुशास्त्र जो है वो पूरा ज्योतिष शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, वो सब अलग अलग शास्त्र है, उसका योग के साथ सीधा कोई लेना देना नहीं है। अगर सन और अगर मकान बनाते हैं, अगर सन का ध्यान रखते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं और एयर का, हवा का ध्यान रखते हैं, वेंटिलेशन करते हैं घर के अंदर और अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये और कौन से एरिया में कौन सी एनर्जी काम करती है वो साइंस जो है वो वास्तु है। जैसे ईशान कोने के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी काम करती है, अग्नि कोने के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी काम करती है, तो उसके मुताबिक जो साइंस बना वो है। उसका कितना असर है हमारे ऊपर? करते हैं तो वो एनर्जी का बेनिफिट मिलता है। कितना असर है हमारे ऊपर सर? उनका कितना हमारे ऊपर इफेक्ट है? हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो आपके लिए कुछ जरूरी नहीं, पर आप सामान्य आदमी हैं तो इफेक्टिव, और आपके गृहस्थी है, आपके घर में सब लोग हैं तो थोड़ी बहुत अच्छे हो सकती है। अपने माइंड को सुधारो, सब सुधर जाएगा। छोड़ो वास्तु और ज्योतिष सबको। रही बात है। नीचे बॉटल से पता है, क्लियर करना वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे ये सीटों पे है। आज ये सीटों नहीं है, वो बाहर का सुधार है। आज ये सुधार पे, आज ये सीखते हैं। लोग बाहर कमाते हैं, जब अंदर का सुधरता है, नेचर का लॉ है, जैसी आपकी अंदर की स्थिति है ऐसे बाहर से चीज आती है। आने लगे। अगर अंदर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर अच्छाई है तो आपको अच्छाई के ही इम्पल्स आएंगे। ये सब देखो प्रिंसिपल क्या है, सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर, बराबर। मेरे अंदर गुस्सा पड़ा है तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा? उससे कोई अट्रैक्ट करूंगा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें। तो मेरे अंदर सुधार आता है, मेरे अंदर चेंजेस आता है तो फिर बाहर का भी बदल जाता है। मुझे कुछ परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इम्पल्स आने वाले वो इस तरह के अच्छे ही आएंगे। चाहे मैं झोपड़पट्टी में रहूं, चाहे किधर भी रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संत लोग इसी तरह जीते हैं। ये हिमालय में कितने ऐसे होंगे, कोई गुफा में कहाँ पड़े होंगे, तो कौन सा वास्तुशास्त्र वो देखिए सब कौन सा ज्योतिष उनको कि भाई अभी मंगल उसको हमारे हम तो सरारिये समाजी, हम तो इनको मानते, पूजा पाठ को इनको नहीं मानते, ना इनको मानते, ये जो और चीज़ें होती हैं इनको नहीं। हर साइंस होता है। एक बात भी समझो कि कोई साइंस कंप्लीट नहीं है आपके लिए, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो, कोई भी साइंस आज कंप्लीट नहीं है। और दावैया जी ने तो ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ लिखा है किताबों के अंदर, और ज्योतिष कंप्लीट ज्योतिष किस तरह होता है वो भी इनर डिसिप्लिन पार्ट 2 के अंदर लिखा है। वो मैथमेटिकल सर पीछे, पर वो साइंस आज है नहीं लोगों के पास। आज जो है वो जो देखते हैं वो 9 ग्रह या 12 ग्रह से, उसमें कुछ नहीं होता है। वो उसका पूरी सोलार जो है उसके बाहर का भी जो है वो भी देखना पड़ता है। पर वो समझ में तो नहीं आता सर हमारे तो। हाँ? समझ नहीं आता, समझने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है नहीं समझ में आता है, समझो ही मत इसको।
इस स्टेप को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। आजा फंसा जा वाली बोतल रखनी है तो हाई लेवल समझो। की आज आप कैलकुलेशन है। देखो यूट्यूब के ऊपर न जाने कौन कौन आके बैठ गए, जिसको ABCD नहीं आते हैं ऐसे सबके सब यूट्यूब पे क्या आप करा, इवन रिफाइनिंग भी कराने लगते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसको जो ढंग से रिफाइनिंग नहीं करते वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वहाँ यूट्यूब के ऊपर जाके। क्या करेंगे आप? और आपके पास कौन सा नजर है, कौन सा नजरिया है, आपके पास कौन सा जजमेंट है कि आप जज करोगे कि ये आदमी सही कर रहा है नहीं? हम तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी पास्ट रिग्रेशन, पूर्व जन्म के अंदर आप क्या थे हम बता देंगे। हम तो आ जाते हैं, 50,000 फेंक दो, 25,000 फेंक दो, जाओ पास्ट रिग्रेशन में, आपको बताएंगे भी पास्ट जन्म में आप ये थे वो थे। कौन कंफर्म करने जाएगा? कोई नहीं सर। ये सब बकवास चल रहा है और सब पैसे का खेल है। आकाशी देखो। तावरिया सर ने कल क्लियर कह रखा है। हाँ? तावरिया सर ने क्लियर बोला है कि बाहर सिर्फ व्यापार ही है, मेडिटेशन के नाम पे व्यापार ही हो रहा है, हर चीज काम की- नहीं हो रहा कुछ भी। और कितना कितनी छोटी छोटी नई नई चीज, दो चीज को मिला के एक तीसरी बना दी और उसका व्यापार चला चालू हो गया। टेम्परेरी रिलीफ करते हैं, हिप्नोटाइज करके या कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कम से कम YouTube के ऊपर योग के बारे में कुछ भी मत सुनना। दूसरा चाहे जो सुनना हो वो सुनना। योग का किसी का भी बड़े से बड़ा गुरु हो, उसका भी मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक बड़ा से बड़ा गुरु है इंडिया के अंदर, उसका मैंने प्रत्याहार का लेक्चर सुना तो मुझे बस रोना आना ही बाकी था। इतना पुअर लेक्चर था वो, जैसे कि बकवास कर, मैं 10-10, 12-12 घंटे में प्रत्याहार में बैठता था, ये करता था। अरे भाई ये प्रत्याहार में कुछ ऐसा है ही नहीं। ये तो अच्छा है हमारा नसीब के तावरिया जी सब कुछ लिख के देख रहे हैं, नहीं तो हम भी ऐसे झुंड में चले जाते, वैसे में जॉइंट हो जाते। सर यूट्यूब का इतना तो फायदा सर, तावरिया सर को यूट्यूब पे ही मिला था। और बाकी काफी टाइम लग गया, ये अच्छी काफी बात टाइम लग गया मेरे को।